यदि आप संधि को लेकर दुविधा में रहते हैं, संधि समझ ही नहीं पाते हैं, संधि नियमों को छोड़िए, संधि के प्रकार को ही लेकर के भ्रम में रहते हैं, काफी पुस्तकें पढ़ चुके हैं, काफी वीडियो देख चुके हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं है, तो आप सही जगह पर हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पशुपत यादव और आप सभी का ददरा एकेडमी में एक बार फिर स्वागत है। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लास की सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यह कक्षाएं अन्य दूसरे वीडियो की अपेक्षा काफी लंबी हो जाती हैं, लेकिन यह क्योंकि कॉन्सेप्ट की कक्षाएं हैं, तो इसमें यदि आपको विषय वस्तु को सही से समझना है तो आपको लंबी कक्षाएं देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आइए हम लोग आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। संस्कृत व्याकरण में कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनके स्वरूप को लेकर के काफी भ्रम की स्थिति बना दी गई है। यह उपसर्ग कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। यह उपसर्ग हैं दुर, दुस, निर और निस। संस्कृत व्याकरण की पुस्तकों में इन चार उपसर्गों के स्वरूप को लेकर के काफी भ्रम की स्थिति बना दी गई है। अब आप लोग यह कहेंगे कि हम लोग संधि की कक्षा पढ़ रहे हैं, तो इसमें उपसर्ग की चर्चा क्यों होने लगी? तो हम जानते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं वह कहीं कहीं पर संधि के नियमों का भी पालन करते हैं, अर्थात उपसर्ग शब्दांश होते हैं और इनका मेल शब्द से होता है। तो इनका मेल जब शब्द से होता है तो यह क्या करते हैं कि वहां पर शब्द से संधि के नियमों के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो यदि इन उपसर्गों के स्वरूप को लेकर के हमको भ्रम की स्थिति रहेगी, तो स्पष्ट सी बात है कि जब हम इन उपसर्गों का संधि करेंगे शब्द के साथ मिला करके, तो हमारा संधि जो हो जाएगा वह गलत हो जाएगा। इसीलिए आज इन उपसर्गों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कुछ पुस्तकों में उन उपसर्गों को दुर, दुस, निर, निस के रूप में मान्यता दी गई है, तो वहीं पर कुछ पुस्तकों में इनको दु और निह के रूप में माना गया है। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि दुर, दुस, निर, निस, यह क्या है? यह इनके अंत में व्यंजन है। इन शब्दांशों के अंत में क्या है? इन शब्दांशों के अंत में व्यंजन है। अब यदि इनको दुर, दुस, निर, निस को हम लोग सही मानेंगे, तब जब इनका इन शब्दांशों का मेल शब्द से होगा तो वह किस संधि के अंतर्गत होगा? तो क्योंकि यहाँ पर यह व्यंजन है, तो यदि संधि की क्रिया होगी तो वह व्यंजन संधि में जाएगी। लेकिन यदि हम दुह और निह को देखते हैं तो इनके अंत में हम लोग देखते हैं कि विसर्ग है। अब यदि इनको दुह और निह मानते हुए हम लोग संधि की क्रिया करेंगे और वहां पर यदि संधि होगा तो कौन सी संधि होगा? विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। अब यदि हम इनको सही उपसर्ग मानते हैं तो यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आएंगे। यदि हम इनको दो और निह के रूप में मानते हैं तो क्या होगा? यह विसर्ग संधि के रूप में आएगा। यानी क्या करना है कि हमें इनका स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इन उपसर्गों को लेकर के विद्वानों का क्या मत है। तो इन उपसर्गों को लेकर के हमारे पास दो, यहां हम ऊपर लिख लेते हैं, या दुह और निह। इन उपसर्गों को लेकर के हम लोग विद्वानों और व्याकरण का क्या मत है उसको देख लेते हैं। तो हम पहले नंबर पर देख लेते हैं विद्वानों का मत। पहले नंबर पर हम लोग देख लेते हैं किनका मत? कि दुर है, दुस है, निर है, निस है, अथवा उपसर्ग दुह है या निह है। इसके विषय में हम लोग सबसे पहले विद्वानों का मत देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण के सबसे प्रकांड विद्वान महर्षि पाणिनि हुए हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में जिन 22 उपसर्गों को मान्यता दिया है, या महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में
जिन 22 उपसर्गों का उल्लेख किया है उनमें उन्होंने दुर, निर, दुस और निस की चर्चा किया हुआ है। यानी महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ में जिन 22 उपसर्गों की चर्चा करी है, जिन 22 उपसर्गों का उल्लेख करा है, उनमें दुर का चर्चा है, दुस का चर्चा है, निर का चर्चा है और निस का चर्चा है। महर्षि पाणिनि ने कहीं पर भी दुह और निह की चर्चा नहीं करी है। यह क्या हो गए? यह प्राचीन काल के भाषाविद हो गए, प्राचीन काल के विद्वान हो गए। आते हैं कुछ आधुनिक काल में, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं, पंडित किशोरी दास वाजपेयी हैं, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर हैं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद हैं। उन सब की पुस्तकों में भी दुर, दुस, निस और निर और निस इन्हीं 4 उपसर्गों की चर्चा करी गई है। वहां पर भी दुह और निह का कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन आगे होता हुआ क्या आता है कि इस समय में, यानी तत्कालिक समय में, कुछ पुस्तकों में दुह और निह को भी उपसर्ग मान लिया गया है। कुछ पुस्तकों में क्या किया गया है कि दुह और निह को उपसर्ग मान लिया गया है। तो चूंकि दुह और निह के अंत में विसर्ग आता है, तो कुछ और लोग क्या किए हैं तत्कालिक पुस्तकों में कि उन लोगों ने दुह और निह को विसर्ग संधि के अंतर्गत संधि करा दिए हैं और उसका दोषपूर्ण तरीके से नियम भी बना दिए हैं। तो वह नियम क्या है? वह नियम पूर्णतः गलत है। तो आप लोगों को यहां समझ लेना चाहिए कि जो सही उपसर्ग है वह दुर है, दुस है, निर है और निस है। दुह और निह कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। दुह और निह क्या होता है? कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। इसको मानते हुए यदि किसी पुस्तक में या किसी भी विद्वान के द्वारा इसकी कोई संधि की क्रिया कराई जाती है या कोई नियम बताया जाता है तो वह पूर्णतया दोषपूर्ण है। यह तो हो गया विद्वानों का मत। अब हम लोग देख लेते हैं कि व्याकरण क्या कहता है, क्योंकि यह हो गया विद्वान का मत, यह हो गया व्याकरण का मत। तो विद्वान ने अपने समस्त उल्लेखों में दुर, दुस, निर और निस को ही उपसर्ग माना है और इन्हें उपसर्ग मानते हुए इनके द्वारा जो संधि होती है उसको व्यंजन संधि के अंतर्गत ही माना है। हालांकि कुछ पुस्तकों में दुह और निह को मान करके विसर्ग संधि के रूप में नियम बना दिया गया है, जो कि पूर्णतया क्या है? गलत है। अब इसका व्याकरण का क्या मत है? तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में जो व्याकरण का प्रयोग संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग क्या होता है? अगर हम इनको दुह और निह को मान लें तो उसके अंत में क्या है? विसर्ग है। तो संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग किस लिए होता है? प्रायः विभक्ति के लिए किया जाता है। प्रायः विभक्ति के लिए किया जाता है। संस्कृत में विसर्ग का जो प्रयोग होता है वह प्रायः विभक्ति के लिए ही प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या विभक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। विसर्ग प्रायः संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं, सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं, वह क्रिया के साथ विसर्ग प्रायः संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया के साथ प्रयोग होकर के साथ प्रयुक्त होकर विभक्ति की भूमिका
निभाते हैं। विसर्ग क्या करते हैं कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के विसर्ग की भूमिका निभाते हैं। यानी विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो विसर्ग का जो प्रयोग होता है वह संस्कृत व्याकरण में विभक्त के लिए प्रयोग होता है। विसर्ग किसके साथ प्रयुक्त होता है? तो विसर्ग प्रायः संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होता है और क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई होंगी। हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या है, तो हम जानते हैं कि उपसर्ग शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग शब्दांश होते हैं, और जो शब्दांश होते हैं वह कभी भी संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में और क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि उपसर्ग भी संज्ञा के रूप में नहीं प्रयुक्त हो सकते हैं, सर्वनाम के रूप में नहीं प्रयुक्त हो सकते हैं और क्रिया के रूप में भी प्रयोग नहीं हो सकते हैं। अब जब उपसर्ग संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया आदि के रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकते हैं तो उपसर्ग क्या होगा कि विसर्ग के साथ भी प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? इसीलिए उपसर्ग के साथ जो विसर्ग का प्रयोग होगा वह भी क्या होगा? दोषपूर्ण होगा, वह भी क्या है? वर्जित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विसर्ग के रूप में भी व्याकरण क्या कहता है कि विसर्ग के रूप में भी व्याकरण कहता है कि विसर्ग के रूप में, उपसर्ग के रूप में, तो व्याकरण कहता है कि उपसर्ग के रूप में विसर्ग का प्रयोग नहीं हो सकता है। यानी उपसर्ग में विसर्ग का प्रयोग नहीं है। वह कहां से आता है? तो दुह आता है, लेकिन क्या आता है कि वह संधि की क्रिया के द्वारा आता है। वह संधि के क्रिया के द्वारा ही आता है। यानी यदि कहीं उपसर्ग के साथ विसर्ग दिखाई पड़ता है तो वह मात्र उच्चारण बस, वह भी संधि की क्रिया के द्वारा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारा जो मूल उपसर्ग होता है वह दुर है, दुस है, निर है और निस है, दुह या निह नहीं है। तो यदि कहीं पर भी किसी भी पुस्तक में या किसी के भी वीडियो में कोई भी संधि नियम बनाया गया है जो दुह और निह उपसर्ग मान करके बनाया गया है, वह नियम पूर्णतया गलत है। दुर, दुस और निर, निस व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। दुह और निह नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। तो उम्मीद है कि दुह और निह उपसर्ग को आप लोग खारिज कर देंगे। हमारा उपसर्ग क्या हुआ? दुर, दुस, निर और निस। तो आइए दुर, दुस और निर, निस को हम लोग मूल उपसर्ग समझते हुए, मानते हुए, मानना क्या है ही, इनको हम लोग संधि की क्रिया को देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग संधि की कक्षा यहां से प्रारंभ करते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि विद्वानों का जो मत है और व्याकरण का जो कथन है उन दोनों के आधार पर आप लोग समझ गए होंगे कि दुर, दुस, निर और निस उपसर्ग ही हैं। दुह और निह नाम का कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। इसी प्रकार से और भी कुछ उपसर्ग हैं जिनकी चर्चा हम लोग आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो उम्मीद है यहां तक बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम लोग दुर, दुस, निर और निस की संधि पर चर्चा करते हैं। अब हमारा जो आज का कक्षा है वह यहां से प्रारंभ होता है। अभी तक तो हम दुर, दुस, निर, निस की वैधता पर चर्चा कर रहे थे। तो हम लोग समझ गए कि हमारा जो उपसर्ग है वह दुर, दुस और निर, निस है, दुह और निह नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दुर, दुस, निर, निस की संधि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में हम लोग दो भागों में इनको बांट सकते हैं। पहला कौन सा भाग है? पहला भाग है दुस और
दुस और निस की संधि। पहला भाग क्या है? दुस और निस की संधि। पहला भाग क्या है? दुस और निस की संधि। दूसरा भाग क्या है? दुर और, यहां और नहीं तथा लिखेंगे, दुस तथा निस की संधि, दुर तथा निर की संधि। क्योंकि दुस तथा निस में अंतिम वर्ण दंत स है, दुर तथा निर में अंतिम वर्ण र है। तो हम लोग, क्योंकि कोई भी संधि हम लोग पढ़ते हैं, स्वर संधि हो अथवा व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, तो उसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही संधि क्रिया में बहुतया भाग लेता है। तो इसीलिए चूंकि इसमें भी अंत में दंत स है और यहां पर भी दंत स है, तो इन दोनों नियमों को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पष्ट रहेगा। फिर हमारे पास क्या आ गया? यहां ए लिख ले, दुस और निस की संधि। दुस और निस की संधि यानी दुर दुस निर निस की संधि को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। पहले भाग में है दुस और निस की संधि, दूसरे भाग में है दुर तथा निर की संधि। अब हम लोग दुस और निस की संधि पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि दुस और निस की संधि में, दुस और निस की संधि में निम्नलिखित, दुस और निस की संधि में निम्नलिखित तीन स्थितियां बनती हैं। तीन स्थितियां बनती हैं। दूर और निस की संधि में क्या होता है कि तीन स्थितियां बनती हैं। पहला क्या होता है? दूर और निस की संधि में तीन स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति क्या होता है? चूंकि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? यहां पर दंत स है। इसमें क्या होता है कि दंत स का क्या होता है? विसर्गीकरण। दंत स का क्या होता है? विसर्गीकरण हो जाता है। यानी पहली स्थिति में संधि की क्रिया इस प्रकार से होती है कि दंत स किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बन जाता है। दंत स किसमें बदल जाता है? विसर्ग में बदल जाता है, अथवा क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। यहां यह भी लिख लें, अथवा अपरिवर्तित। तो चूंकि अपरिवर्तित रहेगा तो वह क्या होगा? संयोग की क्रिया रहेगी, वह संधि की क्रिया नहीं रहेगी। दूसरी स्थिति क्या होती है कि दंत स का क्या होता है? तालव्यीकरण। दंत स का क्या होता है? तालव्यीकरण होता है। यानी दंत स क्या हो जाता है? तालव्य स में आदेशित हो जाता है, तालव्य स में बदल जाता है। तीसरी स्थिति क्या होती है? तीसरी स्थिति क्या बनती है कि दंत स का मूर्धन्यीकरण। दंत स का क्या हो जाता है? मूर्धन्यीकरण हो जाता है। अर्थात दंत स किस में बदल जाता है? यहां लिख लें, इसमें दंत स किस में बदल जाता है? तालव्य स में। और इसमें क्या होता है कि दंत स का आदेश किस में हो जाता है? मूर्धन्य स में।
यानी दुस और निस में क्या होता है कि दुस और निस की संधि में निम्नलिखित 3 स्थितियां बनती हैं। पहला होता है कि दंत स का विसर्गीकरण, यानी दंत स किस में बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है, अथवा दंत स अपरिवर्तित रहता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि दंत स का तालव्यीकरण हो जाता है, यानी दंत स किस में आदेशित हो जाता है, तालव्य स में आदेशित हो जाता है। और तीसरी स्थिति क्या होती है कि दंत स का मूर्धन्यीकरण होता है, अर्थात दंत स किस में बदल जाता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। आइए हम लोगों ने दंत स का जो यानी दुस और निस की संधि में जो 3 स्थितियां बनती हैं, इसके आधार पर हम लोग आइए अब पहले नियम दंत स का विसर्गीकरण देख लेते हैं अथवा अपरिवर्तन देख लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको हटा देते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो मैं नीचे वाला तो मिटा देता हूं, ऊपर वाला रहने देता हूं और उसकी नियम की व्याख्या कर देता हूं। तो हम लोग पहले बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं कि दंत स का विसर्गीकरण। इसमें क्या कहता है, नियम इसका क्या है, नियम क्या कह रहा है कि जब प्रथम पद में नहीं, इसको मिटा के लिखे नहीं तो घालमेल हो जाएगा। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम है दंत स का विसर्गीकरण, दंत स का विसर्गीकरण या दंत स क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। पहला नियम क्या कहता है, नियम को हम लोग लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो, यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स हो, तो यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स हो, तो मेल होने पर यदि दंत स का विसर्ग बनता है, तो दंत स का विसर्ग बनता है तो संधि की क्रिया अन्यथा
अपरिवर्तित रहने पर, अन्यथा अपरिवर्तित रहने पर संयोग माना जाता है। दंत स का विसर्गीकरण या अपरिवर्तित क्या कहलाता है कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स हो तो मेल होने पर यदि दंत स का विसर्ग बनता है तो संधि की क्रिया मानी जाएगी, अन्यथा क्या माना जाएगा, अन्यथा संयोग की क्रिया मानी जाएगी। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। दंत स का विसर्ग बनना, दंत स का विसर्ग बनना दंत स का विसर्ग बनना क्या होता है, दंत स का विसर्गीकरण कहा जाता है। यानी यदि दंत स विसर्ग में बदल जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, दंत स का विसर्गीकरण हो गया। दुस तथा निस अन्य दंत, दुस तथा निस अन्य दंत ध्वनियों के साथ, अंत ध्वनियों यानी च वर्ग के साथ संयोग करते हैं, संधि नहीं। यह नियम क्या कह रहा है, यह नियम कह रहा है कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स हो, यानी द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, वह मात्र दंत स होना चाहिए, इसके अलावा और कोई दंत ध्वनि नहीं। तो मेल होने पर यदि दंत स का विसर्ग बनता है, यह विकल्प से होता है कि दंत स का विसर्ग भी बन सकता है और दंत स क्या हो रहता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है। तो यदि दंत स का विसर्ग बनता है तो संधि की क्रिया, अन्यथा अपरिवर्तित रहने पर संयोग माना जाता है। दंत स का विसर्ग बनना दंत स का विसर्गीकरण कहा जाता है। दुस तथा निस उपसर्ग क्या करते हैं कि अन्य दंत ध्वनियां जब आएंगी, हम जानते हैं कि दंत ध्वनियां कौन कौन सी हैं, तो च वर्ग है, च वर्ग कार्य है कि त वर्ग है, माफ करिएगा, कि विसर्ग दंत स का विसर्गीकरण का दुस तथा निस उपसर्ग क्या कहते हैं, अन्य दंत ध्वनि यानी त वर्ग के साथ संयोग करते हैं, संधि की क्रिया नहीं करते हैं। अर्थात दंत से अन्य ध्वनियां कौन होती हैं, वह त वर्ग की ध्वनियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, संयोग ही होता है, वह केवल दंत स के साथ ही संधि की क्रिया मानी जाती है। तो आइए हम लोग इसका उदाहरण देख लेते हैं। यानी दंत ध्वनियां और कौन कौन सी हैं, तो त वर्ग है, माफ करिएगा मैं यहाँ च वर्ग लिख दिया था। तो उदाहरण इसका क्या है, यानी प्रथम पद में क्या हो, दुस अथवा दुह निस उपसर्ग हो, साथ में क्या हो, प्रथम द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, दंत स होना चाहिए। तो यह क्या हो गया, स है। तो हम लोग देखते हैं कि दुस धन स है, यानी
प्रथम पद का अंतिम प्रथम पद में कौन है, दुस उपसर्ग है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत स है। तो मेल होने पर यदि दंत स का विसर्ग बनता है, अर्थात इसको हम लोग दो के बाद दंत स को क्या लिख सकते हैं, विसर्ग, और साथ में है यहाँ स है, तो यह क्या माना जाएगा, यह मानी जाएगी संधि की क्रिया। यह क्या मानी जाएगी, संधि की क्रिया। लेकिन यदि यह अपरिवर्तित रहता है तो इसको क्या माना जाएगा, संयोग की क्रिया मानी जाएगी। यह क्या होगा, संयोग की क्रिया मानी जाएगी। और आप लोगों को यह भी स्पष्ट कर दें कि वर्तनी की दृष्टि से यह दोनों शब्द सही हैं, दुहसह और दुस्सह। यह क्या है कि दोनों शब्द सही हैं। और उदाहरण देख लेते हैं। दुस है, दुस के साथ साहस है, दुस के साथ साहस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम पद में दुस उपसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत स है। तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं दुस्साहस। अगर इस रूप में लिखेंगे तो यह क्या हो गया, संधि की क्रिया हो गई। यदि हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे दुस्साहस, तो यह क्या हो गया, यह संयोग हो गया। यह क्या हो गया, संधि की क्रिया हो गई। और दुस्साहस क्या हो गया, संधि की क्रिया हो गया। और दुस्साहस क्या हो गया, यह संयोग की क्रिया हो गई। उम्मीद है कि यह बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। और दुहसह और दुस्सह, दुस्साहस और दुस्साहस, यह दोनों शब्द क्या हैं, यह दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से एकदम सही हैं। उसी प्रकार से और शब्द देख लेते हैं। दुष्धन साध्य, दुष्धन साध्य। तो प्रथम पद में दुस उपसर्ग है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स है। इसमें हम लोग मिलाएंगे, यह क्या बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं विसर्गीकरण के द्वारा दुह साध्य। तब संधि मानी जाएगी। और इसको अगर हम लिख देंगे दुस्साध्य, तो यह क्या माना जाएगा, यह माना जाएगा संयोग। और फिर एक बार बता दें कि प्रथम और द्वितीय शब्द जो दोनों हैं वह क्या है, वह वर्तनी की दृष्टि से दोनों शब्द क्या हैं, सही हैं। दोनों शब्दों में कहीं पर कोई भी संशय नहीं है। इसी प्रकार हम लोग अब निस उपसर्ग को लेकर देख लेते हैं। तो निस का हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। निस्धन स्वार्थ, निस्धन स्वार्थ। तो प्रथम पद में क्या है, निस उपसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, दंत स है। तो हम इसको लिख सकते हैं निःस्वार्थ। तब क्या होगा, तब होगा यह संधि की क्रिया। और हम लोग इसको लिख दें निस्वार्थ, तो क्या होगा, यह संयोग माना जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग मैं की तरह जैसे था कि मैं यदि पैफ वैभव मैं के साथ मैं यदि मैं रूप में लिखा जाएगा तो क्या होगा, संयोग माना जाएगा। सम उपसर्ग के द्वारा, सम उपसर्ग में हम लोग जब पढ़े थे कि यदि सम उपसर्ग का मेल पैफ वैभव से होता हो तो यदि मैं के रूप में लिखा जाएगा तो संयोग रहेगा, और अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा तो क्या रहेगा, संधि रहेगा। उसी प्रकार से यदि विसर्ग के रूप में लिखा जाएगा तो संधि रहेगा, और यदि विसर्ग के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो क्या रहेगा, संयोग रहेगा। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लेते हैं, निस्धन स्वार्थ। निस्धन स्वार्थ, इसको हम लोग यदि स के स्थान पर निह लिख दें, निह विसर्ग, यदि हम इसको निस्वार्थ के रूप में लिखें तो यह क्या होगा, संधि होगा। यदि हम इसको निस्वार्थ इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यह
संयोग होगा। बात आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और एक शब्द लिख देते हैं, निस का मेल जब संतान से हो रहा हो। तो यदि दंत से के स्थान पर, पहले वाले दंत से के स्थान पर यदि हम लोग विसर्गीकरण इसका कर दें तो यह शब्द बन जाएगा निःसंतान। तो क्या है, यह संधि है। हम इसको लिख दें निस्संतान, तो क्या है, यह संयोग की क्रिया है। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं। उदाहरण नियम क्या कर रहा है, फिर से आप लोग हम लोग नियम पे चर्चा कर लें। दंत स का विसर्गीकरण या दंत स क्या कहता है, अपरिवर्तित रहता है। कहां, पहला नियम देख लेते हैं कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण दंत स हो तो मेल होने पर यदि दंत स का विसर्ग बनता है तो संधि की क्रिया मानी जाएगी, अन्यथा दंत से अपरिवर्तित रहने पर संयोग माना जाता है। दंत से का विसर्ग बनना दंत से का विसर्गीकरण कहा जाता है। दुस तथा निस उपसर्ग क्या करते हैं, अन्य दंत ध्वनियों अर्थात त वर्ग के साथ संधि नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं, संयोग करते हैं। यदि अन्य दंत ध्वनियां दुस और निस उपसर्ग के बाद आ जाती हैं तो वहां संधि की क्रिया नहीं होगी, क्या होगा, संयोग की क्रिया होगी। हमने 3 उदाहरण दुस उपसर्ग के साथ और 3 उदाहरण निस उपसर्ग के साथ देख लिया है। यदि दुस और निस उपसर्ग में जो दंत से है उसका विसर्ग बनता है तो संधि माना जाएगा, और यदि वह अपरिवर्तित रहता है, सीधे सीधे जुड़ जाता है, तो क्या माना जाएगा, संयोग माना जाएगा। उम्मीद है कि प्रथम नियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए हम इसको हटा देते हैं और द्वितीय नियम पर चर्चा कर लेते हैं। अब द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है दंत स का तालव्यीकरण, दंत स का क्या होता है, तालव्यीकरण होता है। यानी दंत स का इसमें परिवर्तित होता है, आदेशित होता है, तो वह तालव्य स में आदेशित हो जाता है या परिवर्तित होता है। इसमें नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या है कि दंत स का तालव्यीकरण। नियम क्या है कि जब प्रथम पद में दुस अथवा, जब प्रथम पद में दुस अथवा निस, जब प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो, जब प्रथम पद में क्या हो कि दुस अथवा निस उपसर्ग हो, तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन, वो भी कौन कौन से हों, च, छ और तालव्य स हो,
नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन हो जिसमें प्रमुखता से क्या हो, च हो, छ हो या स हो तो संधि होने की दशा में, तो क्या होता है कि संधि होने की दशा में दंत स का आदेश, तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश, दंत स का आदेश किसमें हो जाता है, तालव्य स में हो जाता है। यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में तालव्य व्यंजन च हो, छ हो या स हो तो संधि होने की दशा में दुस और निस उपसर्ग का जो दंत स है वह तालव्य स में आदेशित हो जाता है। इसमें एक स्थिति और बनती है कि दंत स का तालव्य स से मेल होने पर, दंत स का तालव्य स से मेल होने पर विकल्प रूप में विसर्ग भी बनता है। यानी नियम फिर से देख लीजिए कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या हो, तालव्य व्यंजन हो जिसमें प्रमुखता से 3 व्यंजन हैं, च हो, छ हो या तालव्य स हो तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश तालव्य स में हो जाता है। यानी निस और दुस का जो दंत स है उसका आदेश किसमें हो जाएगा, तालव्य स में हो जाएगा। दंत स का तालव्य स से जब मेल होता है, छ छ के साथ नहीं, छ छ के साथ नहीं, लेकिन दंत स जब तालव्य स से मिलता है तो विकल्प रूप में उसको हम लोग विसर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी तालव्य स तो लिख ही सकते हैं लेकिन विकल्प रूप में हम उसको विसर्ग भी लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके नियम को भी देख लेते हैं। तो इसमें फिर और लिख लेते हैं कि दंत स का तालव्य स में परिवर्तन, दंत स का तालव्य स में परिवर्तन दंत स का तालव्यीकरण भी कहा जाता है। दंत स का क्या कहा जाता है, तालव्यीकरण कहा जाता है। आइए हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यानी नियम क्या करा कि जब प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तो सबसे पहले हम लोग दुस उपसर्ग को देख लेते हैं। तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन हो अर्थात च हो, छ हो या तालव्य स हो। यानी बाकी के उदाहरण हमको नहीं मिलते हैं। तो उसमें कौन कौन सा है तो हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं दुष्धन चरित्र। दुष्धन चरित्र नियम क्या करा कि जब प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तालव्य व्यंजन हो, च हो, छ हो या स हो तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश तालव्य स में हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दु और तालव्य स। चूंकि यहाँ दंत से आधा है, बिना स्वर का है तो यहाँ भी आधा रहेगा और इसको लिख सकते हैं चरित्र, दुष्चरित्र।
दुष्धन चरित्र बराबर क्या हो गया, दुष्चरित्र। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लिख लेते हैं। चूंकि इसका दुष् का छ से कोई उदाहरण नहीं मिलता है तो हम लोग तालव्य स पे आ जाते हैं। दुष्धनशील, दुष्धनशील, तो प्रथम पद में दुष् है, उपसर्ग है, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तालव्य स है, तो दंत स किस में आदेशित हो जाएगा, तालव्य स में। तो इसको लिख सकते हैं दुष्शील। इसको हम लोग विसर्ग रूप में माने विसर्ग माने विकल्प रूप में इसको दुःशील भी लिख सकते हैं। यह दोनों क्या है, वर्तनी की दृष्टि से यह भी सही है और यह भी सही है। यह संधि जो है वह संधि के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, यह वर्तनी की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। और आगे देख लेते हैं। आगे है दुष्धन शासन। दुष्धन शासन, तो प्रथम पद में दुष् उपसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, तालव्य स है, तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश किसमें हो जाएगा, तालव्य स में। तो हम इसको लिख सकते हैं दुःशासन। और विकल्प रूप में इसको क्या लिखा जा सकता है, दुःशासन। दुह माने कठिन, शासन माने शासन, अर्थात जिसपे शासन करना कठिन हो वह क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, दुःशासन कहा जाता है। उम्मीद है कि दुष् उपसर्ग के साथ आप लोग इस नियम को समझ पा रहे होंगे। आइए अब निस उपसर्ग के साथ इस नियम की चर्चा कर लेते हैं। तो दुष् के साथ च का मेल हो गया और तालव्य स का दो उदाहरण हम लोगों ने देख लिया। यानी यदि दुष् के बाद या निस के बाद तालव्य स रहेगा तो उसको तालव्य स में बदल देंगे या विकल्प रूप से विसर्ग भी कर देंगे। यह दोनों क्या होते हैं, तो वर्तनी की दृष्टि से सही होते हैं। इसी प्रकार से अब निस का हम लोग देख लेते हैं कि निस्धन च, निस्धन च, तो प्रथम पद में क्या है, निस उपसर्ग है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, तालव्य व्यंजन च है, तो दंत स किस में आदेशित हो जाएगा, तालव्य च में। इसको हम लोग लिख सकते हैं निश्चय। निस्धन च बराबर क्या हो गया, निश्चय हो गया। उसी प्रकार से निस्धन चिंत, निस्धन चिंत बराबर क्या हो गया, तो यहां दंत स है यहां च है, तो हम इसको लिख सकते हैं निश्चिंत। यानी दंत स किसमें आदेशित हो जाता है, तालव्य स में आदेशित हो जाता है। आइए और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यह तो च के साथ हो गया, निस्धन छल, निस्धन छल, तो यहां क्या है, निस में दंत स है, आगे क्या है, छ है, तो दंत स का आदेश किसमें हो जाएगा, तालव्य स में। शब्द क्या बन जाएगा, निश्चल, निश्चल। उम्मीद है कि यह नियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि निस के साथ तालव्य स का क्या मेल होता है, निस्धन शब्द। निस्धन शब्द, इसको हम लोग लिख सकते हैं निस शब्द, विकल्प से इसको हम लोग लिख सकते हैं निह शब्द। निस शब्द और निह शब्द दोनों शब्द क्या है, सही है, श्रेष्ठ हैं। निस शब्द और निह शब्द क्या है कि दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से और प्रयोगात्मकता की दृष्टि से दोनों शब्द सही हैं। उसी प्रकार एक शब्द और एक उदाहरण और देख लेते हैं। निस्धन शेष, निस्धन शेष, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, निस्शेष। और चूंकि नियम में क्या है कि दंत स का तालव्य यहाँ पर है, हाँ, दंत स का तालव्य स से मेल होने पर विकल्प रूप में विसर्ग भी बनता है, यानी
दंत स का तालब स में मेल होने पर दंत स किस में बदल जाता है, विसर्ग में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं निःशेष। उम्मीद है कि आप लोग दूसरा उदाहरण भी समझ पा रहे होंगे। लेकिन हमने यहां पर देखा कि जब दंत स था और उसके माने प्रथम पद में दुस और निस उपसर्ग है, यानी दंत स है अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, वहां पर दंत स था तब भी विकल्प रूप में विसर्ग बनता था, और यहाँ पर तालव्य स है तब भी विसर्ग विकल्प रूप में विसर्ग ही बनता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग हम यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि दंत स का दंत स से मेल हो या दंत स का तालव्य स से मेल हो तो विकल्प के रूप में क्या होता है, विसर्ग भी बनता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि संस्कृत शब्दों में जो स की ध्वनि है और जो श की ध्वनि है, यह जो दोनों ध्वनियां होती हैं, वह क्या होता है कि इनके उच्चारण में जिह्वा क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। जब जिह्वा शिथिल हो जाती है तो श के उच्चारण में विसर्ग के साथ दंत स का उच्चारण और विसर्ग के साथ ही तालव्य स का उच्चारण होने लगता है। तालव्य स का उच्चारण होने लगता है, इसलिए दुस्साहस और दुस्साहस, दुस्शासन और दुःशासन, इसी प्रकार से निःसार और निस्सार, निःशुल्क और निःशुल्क दोनों रूप सही हैं। लेकिन संधि विच्छेद हम लोग जब करेंगे तो क्या करेंगे, यदि हम लोग इनका संधि विच्छेद मान लीजिए दुःशासन का संधि विच्छेद करेंगे तो यह होगा, बात तो समझ में। लेकिन जब दुःशासन का संधि विच्छेद करेंगे तो भी इसी रूप में ही होगा। उसी प्रकार से निःशेष का जो संधि विच्छेद करेंगे तो निस्धन शेष ही होगा, न कि निधन शेष कर दें, यानी विसर्ग संधि मिले जाए। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए हम लोग अब तृतीय नियम को देख लेते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है, हालांकि तृतीय नियम को हम लोग इससे पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन मेरा यह मानना रहता है कि एक प्रकार के नियमों की चर्चा यदि एक कक्षा में हो जाती है तो यह नियम हमको आसानी से समझ में आता है। तो हम लोग तृतीय नियम को देख लेते हैं, ठीक है। कि नियम तीसरा क्या कहता है कि दंत स का मूर्धन्यीकरण, दंत स का क्या हो, मूर्धन्यीकरण हो। इसमें नियम क्या कह रहा है, दंत स का मूर्धन्यीकरण में नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में दुस अथवा यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हों तथा यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क हो, प हो, फ हो, यदि
प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प फ वर्ण हो तो संधि होने की दशा में क प फ व्यंजन वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प फ वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश मूर्धन्य स में, तो दंत स का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। दंत स का आदेश किसमें हो जाता है? मूर्धन्य स में हो जाता है। लेकिन कैसे होता है तो यही लिख दे रहे हैं कि दरअसल दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन दुस व निस उपसर्ग में दंत स के पूर्व आने वाले स्वर ह्रस्व ई और ह्रस्व ऊ के कारण होता है। तृतीय नियम क्या कर रहा है कि दंत स का मूर्धन्यीकरण यदि प्रथम पद में दुस अथवा निस उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क प फ व्यंजन वर्ण हो तो संधि होने की दशा में दंत स का आदेश मूर्धन्य स में हो जाता है। दरअसल दंत स का मूर्धन्य स में परिवर्तन दुस व निस उपसर्ग में दंत स के पूर्व आने वाले स्वर ई व ऊ के कारण होता है। यानी इस दंत स के पूर्व ऊ स्वर है और इस दंत स के पूर्व ई स्वर है, इसी के कारण यह क्या होता है कि दंत स मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। इसको हम लोग इसके पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न है, उदाहरण है दुस धन कर्म। तो इस ऊ के कारण इस दंत स का आदेश किसमें हो जाएगा? मूर्धन्य स में। तो यह क्या बन जाता है? दुष्कर्म। दुस धन कर्म बराबर क्या हो जाता है? दुष्कर्म। उसी प्रकार से दुस धन परिणाम, यह क्या बन जाता है? दुष्परिणाम। दुस धन परिणाम बराबर क्या बन जाता है? दुष्परिणाम। उसी प्रकार से एक उदाहरण और है दुस धन फल, शब्द क्या बनेगा? दुष्फल। व्यंजन वर्णों में जो यह परिवर्तन होता है यह व्यंजन संधि के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि वर्तनी दृष्टि शुद्धि की दृष्टि से भी शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुष्फल दुष्परिणाम दुष्कर्म में हम लोग स के रूप को लेकर के हमेशा संशय में ही रहते हैं। आइए हम लोग अब निस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। निस धन
काम, निस्धन काम शब्द क्या बन जाएगा? निष्काम। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि दंत स में जो है परिवर्तन हो वह इस क की वजह से नहीं बल्कि किसकी वजह से हो रहा है कि निस में जो ह्रस्व ई का स्वर है उसी की वजह से हो रहा है। उसी प्रकार से निस्धन पक्ष शब्द क्या बना? निष्पक्ष। फिर है निस्धन फेन शब्द क्या बन जाएगा? निस्फेन। उम्मीद है कि दुस और निस उपसर्ग को लेकर के हम लोगों ने जो 3 नियमों की चर्चा करी है वह 3 नियम आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग अब इस कक्षा को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे के बिंदुओं पर भी दृष्टिपात करते हैं। तो हम लोगों ने ए के माध्यम से दुस और निस उपसर्गों को देखा। अब हम लोग इस नियम का जो द्वितीय भाग होता है हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं। वह भाग क्या है? वह है इसका बी पार्ट। तो निर्वय, दुर्वय, निर्वय, दूर की संधि। निर्वय क्या है? दूर की संधि। अब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि दूर की संधि। पहला हम लोग इसमें कौन सा नियम देख लेते हैं? तो हम लोग इसमें दूर की संधि देख लेते हैं। इसमें क्या होता है इसका नियम लिख लेते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो, यदि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो तथा यदि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो, तो यदि प्रथम पद में यदि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में तो क्या होता है कि संधि होने की दशा में दूर के र का लोप हो जाता है। दूर के र का लोप हो जाता है। संधि होने की दशा में क्या होता है? दूर के र का लोप हो जाता है तथा द में लगा ह्रस्व ऊ स्वर दीर्घ ऊ में बदल जाता है। यह क्या कह रहा है कि यदि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो
तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में दुर के र का लोप हो जाता है तथा द में लगा ह्रस्व ऊ स्वर दीर्घ ऊ में बदल जाता है। हालांकि इसमें र का लोप होता है। तो अभी तक तो हम लोग आदेश की क्रिया वाले संधि नियमों को पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगम की क्रिया वाले संधि नियमों को पढ़ेंगे। उसके बाद जब लोप वाले संधि नियमों की चर्चा करेंगे तो उसमें हम इस नियम को पुनः एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ दुस दुर निर और निस उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं। तो मैं इस नियम को यहीं पर देख लेता हूं, आगे भी इसकी चर्चा हो जाएगी। तो नियम क्या कर रहा है कि प्रथम पद में दुर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में दुर के र का लोप हो जाता है, यानी दुर का एक र लोप हो जाएगा और द में जो छोटा ऊ है वह किस में बदल जाएगा, बड़ा ऊ में बदल जाएगा। आइए हम लोग इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं, अभी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। दुर है धर रम्य है, दुर है धन रम्य है, यानी एक शब्द एक उपसर्ग दुर दिया गया उसके साथ रम्य है तो शब्द क्या बन जाएगा, तो द र क्या होगा, लोप हो जाएगा, यहाँ द होगा और र लोप हो जाएगा यानी रम्य होगा और द का जो छोटा ऊ है वह दीर्घ ऊ में बदल जाएगा यानी दूरम्य हो जाएगा। दूर धन रम्य बराबर क्या हो जाएगा, दूरम्य हो जाएगा। उसी प्रकार से एक उदाहरण और है, दुर्धन राज बराबर क्या हो गया, दुराज, यानी दुर के र का लोप हो जाता है और द में लगा हुआ ह्रस्व स्वर किस में बदल जाता है, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। इसके बहुत कम उदाहरण हैं और इसका हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट क्या कह रहा है कि अन्य सभी वर्णों के साथ, यानी र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों, यहाँ र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों के साथ दुर उपसर्ग संधि नहीं करता बल्कि क्या करता है, संयोग करता है। यानी केवल यदि दुर उपसर्ग के बाद र आएगा तो ही संधि होगी और संधि में क्या होगा कि दुर का र लोप हो जाएगा और छोटा ऊ द का छोटा ऊ दीर्घ ऊ में बदल जाएगा। र के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों के साथ दुर उपसर्ग क्या करता है, वह संयोग की क्रिया करता है, वह संधि की क्रिया नहीं करता है। अब हम लोगों ने दुर की संधि देख ली, अब आइए हम लोग निर की संधि देख लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देंगे। हम लोगों ने दुर की संधि देख ली, अब निर की संधि को हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो दूसरा है वह क्या है कि निर की संधि। दुर की संधि के बाद हम लोग देख लेते हैं निर की संधि। इसमें क्या होता है, इसमें दो स्थितियां बनती हैं। इसमें हम लोग इसको B1 कर लेते हैं, नहीं इसको अल्फा कर लेते हैं, अल्फा। इसमें दो नियम बनते हैं। पहला नियम क्या होता है कि जब प्रथम पद में निर उपसर्ग हो तथा जब प्रथम पद में क्या हो, निर उपसर्ग हो तथा द्वितीय
प्रथम वर्ण र हो तो जब प्रथम पद में निर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में निर के र का लोप हो जाता है। निर के र का लोप हो जाता है तथा निर में लगा ह्रस्व दीर्घ ई में आदेशित हो जाता है। जब प्रथम पद में निर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में निर के र का लोप हो जाता है और निर में लगा ह्रस्वई, या कह सकते हैं कि यहाँ न लिख लीजिए कि न में लगा ह्रस्वई दीर्घ ई में आदेशित हो जाता है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। उदाहरण है निर्धन रस। उदाहरण क्या है? निर्धन रस। इसमें क्या होता है कि पहले न का जो ह्रस्व ई है वह क्या होता है? दीर्घ ई में बदल जाता है। इस र का लोप हो जाता है और शब्द क्या बन जाता है? नीरस। कुछ पुस्तकों में इसको निधन रस करके भी संधि भी इसका संधि किया गया है। तो हमने भी स्पष्ट किया है कि दुह और निह उपसर्ग नहीं होते हैं, तो इसका निह के रूप में उपसर्ग में क्या होगा? संधि की क्रिया वैध नहीं है, नहीं मानी जाएगी, वह क्या है? दोषपूर्ण है। इसी प्रकार से है निर्धन रव। निर्धन रव बराबर क्या हो गया? नीरव। निर्धन रव बराबर क्या हो गया? नीरव। उसी प्रकार से निर्धन रज बराबर क्या हो गया? नीरज। हालांकि यह नीरज जो है वह कमल के पर्यायवाची से भिन्न है, वह है नीरधंज है, तो इसको आप लोग कमल वाला नहीं समझेंगे। इसी प्रकार से और शब्द है निर्धन रोग बराबर क्या होगा? निरोग। इसी प्रकार से और हम लोग उदाहरण देखते हैं। निर्धन रंध्र, यह क्या होगा? न का ह्रस्व दीर्घ ई में हो जाएगा, र को लोप हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? निरंध्र। निर्धन रुज बराबर क्या होगा? निरुज। यानी उम्मीद है कि इस नियम को आप समझ पा रहे होंगे कि जब प्रथम पद में निर उपसर्ग हो तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो संधि होने की दशा में निर के र का लोप हो जाता है तथा न में लगा ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाता है। जिस प्रकार से दूर में लगा हुआ र लोप हो जाता है और दूर में लगा हुआ ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। उसमें तो चूंकि एक ही नियम था, इसमें एक स्थिति और बनती है, तो इसको हम केवल उदाहरण को हटा देते हैं, उस नियम को भी लिख देते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा स्थिति या पूरा हटा देते हैं, जो दूसरा इसमें स्थिति बनता है उसको भी लिख दें।
उसको हम लोग बीटा के रूप में लिख लेते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब प्रथम पद में निरुपसर्ग हो, जब प्रथम पद में निरुपसर्ग हो तथा द्वितीय, जब प्रथम पद में निरुपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कै वर्ग पै वर्ग अंतःस्थ, यानी अंतःस्थ में भी 3 केवल य व और र तथा स्वर। जब प्रथम पद में निरुपसर्ग हो तथा द्वितीय पद में कै वर्ग पै वर्ग अंतःस्थ तथा स्वर के साथ लगा न हो तो संधि होने की दशा में न का ड़ हो जाता है। इस नियम को हम लोगों ने न का ड़ में परिवर्तन पीछे की कक्षाओं में देख लिए हैं। मैं यहाँ पर सीधे सीधे इसको लिख दिया हूँ। जब प्रथम पद में निरुपसर्ग हो यानी र है, वहां पर क्या होता था कि र हो या ई हो, उसके बाद द्वितीय पद में कहीं पर भी न हो जिसमें कै वर्ग आता हो पै वर्ग आता हो अंतःस्थ यानी ए व र आता हो या कोई स्वर आता है, तो संधि होने की दशा में क्या होता था, न का ड़ में आदेश हो जाता था। मैं यहां इसको सीधे लिख दे रहा हूं शब्द क्या उदाहरण इसका, क्योंकि इस नियम की चर्चा वहां पर काफी अच्छी तरीके से इसी के संदर्भ में ही एक वीडियो है, तो आप लोग उसको देख लेंगे। इस उदाहरण क्या है, निर्धन न, क्या होगा, निर्धन न के स्थान पर क्या हो जाएगा ड़, ये शब्द क्या बन जाएगा, निर्णय। फिर क्या है, निर्धन मान, क्या होगा, चूंकि पै वर्ग है यानी मैं क्या पै वर्ग का है और आ क्या है स्वर है, तो यह क्या होगा, निर्धन मार बराबर क्या हो गया, निर्माण। निर्णय निर्माण, उसी प्रकार से निर्धन वान क्या होगा, निर्धन वाण, शब्द क्या बनेगा, निर्वाण। फिर है निर्धन नायक, पर अब क्या होगा, निर्धन रायक बराबर शब्द क्या बन जाएगा, निर्णायक। तो आइए हम लोगों ने जिन बिंदुओं पर आज चर्चा करी है उस पर एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने आज की कक्षा में देखा कि हमारे पास दूर, दुस, निर और निस ये 4 मूल उपसर्ग होते हैं। दुह और निह कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। तो हम लोग जो संधि की क्रिया इस उपसर्ग के साथ करेंगे वह दुर, दुस, निर, निस को व्यंजन संधि के अंतर्गत ही, चूंकि उनके अंत में व्यंजन वर्ण है तो इनका जो संधि होगा या संधि विच्छेद होगा वह हम लोग व्यंजन संधि के अंतर्गत करेंगे। दुह और निह कोई उपसर्ग नहीं होता है।
अतः दुह और निह को उपसर्ग मानते हुए हम न तो कोई संधि करेंगे और न ही कोई संधि विच्छेद करेंगे। यदि हम लोग संधि या संधि विच्छेद दुह और निह उपसर्ग को मानकर करते हैं तो वह दोषपूर्ण है, वह गलत है। फिर हम लोगों ने दुस और निस उपसर्ग को देख करके 3 नियम देखे हैं, जिसमें पहला था कि दुस और निस उपसर्ग का जो अंतिम वर्ण है वह दंत स है, तो उसका हम लोगों ने देखा कि दंत स के साथ जब मेल होता है तो क्या होता है कि विकल्प से दंत स, दुस और निस का दंत स क्या हो जाता है, वह विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। अगर यदि वह दंत स विसर्ग में परिवर्तित होता है तो संधि की क्रिया मानी जाएगी, और यदि वह दंत स में ही रहता है तो वहां संयोग की क्रिया मानी जाएगी। यह हो गया पहला नियम। दूसरा नियम था कि दंत स का मूर्धन्यीकरण, यानी दंत स के बाद जब तालव्य ध्वनि अर्थात च, छ और तालव्य स आते हैं तो दंत स का क्या हो जाता है, तालव्य स हो जाता है। उसमें भी हमने देखा कि यदि दंत स के बाद तालव्य स आता है तो वहां पर भी विकल्प रूप में तालव्य स के स्थान पर विसर्ग लिखा जा सकता है। तीसरी स्थिति क्या थी कि जब दुस और निस उपसर्ग के बाद क्या होता था कि क आ जाए, प आ जाए और फ आ जाए, तो उसमें क्या होता था कि दुस के उ के अनुसार और निस के ई के अनुसार जो दुस और निस का दंत स है वह मूर्धन्य स में परिवर्तित हो जाता था, और आगे आने वाले क, प और फ वर्ण के साथ वह क्या कर लेता था, मेल कर लेता था। यानी तीसरा नियम उस प्रकार से हुआ। फिर हम लोगों ने द्वितीय स्थिति में देखा दुर व निर की संधि। तो हम लोगों ने दुर में यह देखा कि दुर प्रथम पद के रूप में दुर जब आता है तो वह केवल दूसरे पद का प्रथम वर्ण जब र रहेगा केवल तभी संधि करेगा, बाकी जितने भी वर्ण हैं उनके साथ वह क्या करेगा, संधि की क्रिया नहीं करेगी, संयोग की क्रिया करेगी। संधि की क्रिया किसके साथ करेगी, तो केवल र के साथ। उसमें भी क्या था कि दुर का जो र होता है वह लोपित हो जाता है और द का जो छोटा उ है वह बड़े उ में परिवर्तित हो जाता है। फिर हम लोगों ने दूसरे चर्चा में देखा निर की संधि। तो निर में क्या होता है, 2 स्थितियां बनती हैं कि जब प्रथम पद में निर उपसर्ग हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण र हो तो क्या होता है कि निर का र लोपित हो जाता है, लोप हो जाता है, और निर का जो छोटा ई है वह बड़ी ई में यानी धी में बदल जाता है। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब प्रथम पद में निर उपसर्ग होता है और द्वितीय पद में कहीं पर न होता है और उसके बीच में क वर्ग हो, प वर्ग हो, स्वर हो या अंतःस्थ व्यंजन उसमें से य व र हो, ल न हो, तो क्या होता था कि न बाद वाला न किस में बदल जाता था, र में बदल जाता था। उम्मीद है कि आज की कक्षा से आप लोगों का कॉन्सेप्ट कुछ स्पष्ट हुआ होगा। यदि आप लोग कक्षा को पसंद करते हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।